देखो बच्चों, इसके पहले के क्लास में आपने पढ़ा कि कोई आवेशित कण किसी चालक तार में अगर बह रहा हो तो वो अपने समीप में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विभिन्न प्रकार के चालकों के लिए, जैसे आपने सोलेनॉइड लिया, टोरॉइड लिया, परिमित लंबाई का चालक तार लिया, अपरिमित लंबाई का चालक तार लिया, और उसके समीप के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात किया। या सोलेनॉइड के बीच में, टोरॉइड में उसके क्रोड के भीतर। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अगर कोई आवेशित कण हो और वो आवेशित कण आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो, तो अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही हम लॉरेंट्ज बल कहते हैं। ये लॉरेंट्ज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, इस बल को ही हम लॉरेंट्ज बल कहते हैं, क्योंकि इसको लॉरेंट्ज ने ही परिभाषित किया था। इस बल को लॉरेंट्ज ने ही पहले डिफाइन किया था, इसलिए उनके ऑनर में ही इस बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज बल। ठीक है। तो यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि लॉरेंज बल क्या हुआ? आवेशित कण गति कर रहा हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे, तो उसमें जो बल लगेगा उस बल को ही हम क्या नाम देते हैं? लॉरेंज बल। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आवेशित कण है, आवेशित कण है Q। मान लीजिए Q आपका एक धन Q मान लीजिए, एक आवेशित कण है और ये v वेग से गतिमान है। ये आवेशित कण है और v वेग से वो गतिमान है। कहां पे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है। तो इस पे जो बल कार्य करेगा उस कण पर, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, तो जो इस पे बल कार्य करता है F, ये होता है आपका QVB। और जो इस बल की दिशा होगी वो इन दोनों की V और B के तल के लंबवत होगा। जैसे अगर हम ये कह दें कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और मान लीजिए कोई कण है वो V वेग से गतिमान है, ये वेग की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है। तो जो बल की दिशा होगी इन दो, इसके तल के कहां होगी? लंबवत होगी। यानी बल की दिशा कहां होगी? इसके तल के लंबवत। आप ऐसे कर सकते हो कि वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा के लंबवत होगी। इस बल को ही हम क्या कहते हैं? यही आपका है लॉरेंज बल। और ये कब के लिए कंडीशन है? जब V और B के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। अगर ये आपका जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और इसकी दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न प्रवेश करके चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो और जो ये पार्टिकल वहां पे इंटर कर रहा है, जो इसकी डायरेक्शन हो, वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कोण बनाए, तब ये फार्मूला आपका हो जाता है फोर्स F = QVB sin थीटा। यहाँ थीटा क्या है? थीटा आपका है एंगल बिटवीन V एंड B। ये आपका V और B के बीच का एंगल है। ठीक है।
अब यहां से जो आपका मेन फार्मूला है वो यही है कि फोर्स F किसके इक्वल होगा, लॉरेंज फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। यहीं से अब अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कहा जाए कि फोर्स का मान कब मैक्सिमम होगा, फोर्स का मान कब मिनिमम होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, यानी कि जो बल का मान है वो इस आवेशित कण के मान पर निर्भर करेगा कि आवेश की मात्रा कितनी है, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, इसके साथ ही ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर ये कहा जाए कि जो आपका आवेशित कण है, पहला मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रवेश करे। जैसे सपोज करिए कि ये इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो कण भी आपका इसी दिशा में प्रवेश करे तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और जो आपका आवेशित कण है Q, ये v वेलोसिटी से इंटर करे तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स कितना हो गया 0। इससे क्या पता चलता है कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। इसी की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, आपसे पूछा जाए अगर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दी गई है और आवेशित कण भी आपको दिया गया है, वो गतिमान है, तो आप कैसे ये पता कर पाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है। तो उत्तर क्या होना चाहिए कि आवेशित कण प्रवेश करे चुंबकीय क्षेत्र में, और जिस स्थिति में आवेशित कण पर बल शून्य लगे, जिस दिशा में चलने पर, हम कहेंगे कि वही किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो F किसके इक्वल हो गया, क्यू बी, यानी कि फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बी। यानी कि अगर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और आवेशित कण इसके लंबवत प्रवेश करे इस दिशा में, और आपका आवेशित कण है वो v वेलोसिटी से इसके लंबवत प्रवेश करे, उस स्थिति में जो इस पे बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किन किन कंडीशंस में फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है। ये तो इसकी दो कंडीशन हो गई, लॉरेंज बल आपका हो गया। दूसरा है कि किन परिस्थितियों में बल का मान शून्य हो सकता है। जो लॉरेंज बल है किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इस फार्मूले को आप देखिए यहां से, तो फोर्स 0 होने की कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहला है कि यदि आवेशित कण आवेशित न हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आप ऐसे कण ले जाएं जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, एंगल भी हो, 0 के अलावा कोई एंगल हो, लेकिन आवेशित कण क्यों, उस पर आवेश न हो, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि पहला तो आप यही लिख सकते हो
इफ Q is equal to 0 then F is equal to 0। दूसरा क्या है, आपके ये वेलोसिटी 0 हो, if V is equal to 0 then F is equal to 0। अब यहां पे एक अंतर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये पढ़ा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण स्थिर है तो उस पर वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र में आपने क्या पढ़ा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E है और आवेशित कण Q है, तो इसमें एक बल लगेगा F इज इक्वल टू QE, जबकि ये क्या हो, स्थिर हो। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में आप क्या पढ़ रहे हो कि अगर आवेशित कण गतिमान नहीं है तो उस पर लगने वाला बल क्या है, शून्य। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको Q की वैल्यू Q भी हो, V भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, लेकिन V और B के बीच का एंगल 0, जो भी हमने आपको इसके पहले भी बताया है, यानी कि जो कण के प्रवेश करने की दिशा हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन F इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र और कण के प्रवेश करना दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 हो, तब भी आपको बल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका लॉरेंज फोर्स है। और यहां से भी देखिए एक बात और कि जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है आप यहीं से निकालते हैं। जैसे देखिए आपने यहां पे लिख लिया, ये फार्मूला है आपका F इज इक्वल टू QVB, तो मिल गया F इज इक्वल टू QVB, B इज इक्वल टू F बाई QV। फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये चार्ज है Q इज इक्वल टू IT यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या मिल जाती है आपको यहां से, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यहां से आपको दी जाती है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। वैसे तो इसकी कई यूनिट होती है, आप आगे भी पढ़ोगे, अभी आप फ्लक्स पढ़ोगे तो फ्लक्स फाई बराबर होता है B इंटू ए, तो B इज इक्वल टू होता है फाई बाई ए। फ्लक्स की यूनिट हम लिखते हैं वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में इसकी यूनिट नहीं बताई थी कि आप कंफ्यूज करोगे। यहाँ पे देखिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को हम टेस्ला भी बोलते हैं, 1 न्यूटन बटे 1 एम्पियर मीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये किसके इक्वल है, अगर ये सारी यूनिट्स आपकी 1 हो जाए तो ये क्या होता है, 1 टेस्ला। ठीक है, अब इसमें देखिए जो लॉरेंज बल की दिशा है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर अपने आप बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों, तब यदि आपका जो अंगूठा है, नहीं, आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करे, तो जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि करंट की डायरेक्शन, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा
तो चार्ज पार्टिकल के मूव करने की जो दिशा है वो करंट की दिशा को बताती है। यानी कि हम करंट की दिशा क्या लेते हैं, धन आवेश की गति करने की दिशा करंट की दिशा हो गई, और ऋण आवेश की जो दिशा है उसके विपरीत, यानी कि जिस दिशा में धन आवेशित कण v वेग से गतिमान है उसी को हम करंट की दिशा ले लेते हैं, और अगर वो ऋण आवेशित कण है तो उसके विपरीत होगा। तो अगर करंट जिस दिशा में है और कण ऋणावेशित है तो वेग को हम उसके क्या ले लेते हैं, विपरीत ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लॉरेंज फोर्स की जो दिशा है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि लॉरेंज फोर्स, सारी चीजें तो हो गई, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, अब देखिए आपका है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसमें पहली कंडीशन दिया हुआ है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला क्या है, F = QV sin थीटा। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो फोर्स कितना हो गया, QVB, थीटा 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू 0, तो फोर्स क्या हो गया, 0। कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगर आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है ना, तो वो कैसे गति करेगा, एक सरल रेखा में, या आप ऐसे कह सकते हो कि उसकी गति कैसी होगी, द्विरेखीय गति। जो आपका आवेशित कण है जब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो उसकी गति कैसी होगी, जिस वेग से वो प्रवेश किया उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। तो जिस मार्ग से वो प्रवेश किया उस मार्ग से, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ये मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र है, कोई आवेशित कण इसी दिशा में प्रवेश किया v वेग से, तो ये v वेग से प्रवेश किया तो इस पे कोई जब बल ही नहीं लगेगा तो जिस दिशा में ये प्रवेश किया वैसे सीधे अपना चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप कंक्लूजन क्या निकला कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तब कण की गति कैसी होगी, द्विरेखीय पथ पर गति करेगी। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि वो एक सरल रेखा में गति करेगा। देखिए इसका दूसरा है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अब इसको पहले आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, इसकी दिशा कहाँ है, इसके तल के लंबवत अंदर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। ठीक, मान लीजिए कोई कण v वेग से प्रवेश करता है, कोई आवेशित कण q है और ये v वेग से प्रवेश करता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे बोर्ड के तल से वो कहीं से एंट्री ले, हमेशा एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हुई और कण ऐसे प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं तो देखिए कण पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में बल लगेगा कि बल हमेशा कहाँ होगा, जैसे ये मान लीजिए v वेग से गतिमान है और ये इस दिशा में है तो बल अंदर की ओर हुआ, ये कण आगे बढ़ा, यहाँ पे है, तब भी बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आप अप्लाई करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
और जो पॉजिटिव कण के वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो आपको दिखेगा कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अंदर की ओर है। और आपने ये सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा हुआ है, जहां पे आपने पढ़ा हुआ है F = mv²/r 11th में, कि सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर ही एक फोर्स लगता है, तब वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, एक सर्किल में। और यहां पर भी आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये एंट्री कर रहा है, तो फोर्स हमेशा कहां लग रहा है, इनवर्ड्स। तो रिजल्टेंट ये होगा कि जो आपका ये आवेशित कण है, ये एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने लगता है। मान लीजिए कि सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो है r, और ये v वेग से मूव ही कर रहा है। तो यहां से जब देखिए F = qb sin थीटा से थीटा = 90 है, sin 90 की वैल्यू 1, तो फोर्स F किसके इक्वल होगा, qvb। और इसकी डायरेक्शन कहाँ हुई, इसकी डायरेक्शन और ज्यादा क्लियर होगा जब आप आगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को कई बार अप्लाई करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अप्लाई करना सीख जाओगे, तब आप क्लियर हो जाओगे कि फोर्स इस पे हमेशा कहाँ लग रहा है, इनवर्ड्स, यहाँ की सर्किल के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। तो अगर ये फोर्स FQVB है और यहाँ पे जो आपका कण है वो एक सर्किल में मूव कर रहा है, तो 11th में आपने पढ़ा हुआ है कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर अगर चल रहा है तो उस पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स वो एक्ट होता है। और अगर कण की वेलोसिटी v है तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स F होगा, और मान लीजिए कि इस कण का मास है m, जो आवेशित कण है मास कितना है इसका, m, तो F किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r। अगर हम इसको मान लें इक्वेशन 1 और इसको मान लें इक्वेशन 2, तो अब यहां से अगर हम इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है इसकी रेडियस कितनी होगी। तो दोनों इक्वेशन से आप लिख सकते हो qvb = mv²/r, एक v से v ये कैंसिल हो जाएगा, r = आपको मिल गया mv/qb। ये हो गई आपके इसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस। अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, आवर्त काल कितना होगा, ठीक है। ये तो इसकी त्रिज्या हो गई, इसको मान लें इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 है, अगर आपको निकालना हो कि इसका आवर्त काल कितना होगा, यानी कि ये एक सर्कल कितने समय में पूरा कर लेगी। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि इसका आवर्त काल क्या हो जाएगा, t समय किसके बराबर होता है, एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी बटे चाल, वैसे भी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा, इसकी परिधि के बराबर। तो यहां से समय t कितना हो जाएगा, लिख लो, डायरेक्ट कर लेते हैं। t = हो जाएगा 2πr/v। फार्मूला कौन सा यूज किया है आपने, समय बराबर दूरी बटे चाल से। अब यहां से देखिए r की वैल्यू अगर आप यहां से पुटअप कर दें इस इक्वेशन में तो t किसके इक्वल हो जाएगा, t = 2π, r के स्थान पे ये रख दीजिए 2πv है, r की जगह पर mv/qb, v से भी कैंसिल, तो टाइम पीरियड t कितना हो गया, 2πm/qb। ये आपका हो गया इसका आवर्त काल। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में इसकी फ्रीक्वेंसी पूछता है, आवृत्ति, आपने पढ़ा हुआ है
आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। यानी आवर्त काल का जो व्युत्क्रम है, तो आवृत्ति को आप f से रिप्रेजेंट करें या n से। f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी f क्या हो जाएगी? 1/2πm/qb, या f इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका qb/2πm। अब यहीं से अलग अलग, ये आपका यही तीनों फार्मूले हैं जिन पे आपको ज्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे, या आप इनको याद रखिएगा। r इज इक्वल टू mv/qb, t इज इक्वल टू 2πm/qb, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये इन्हीं के टर्म्स में है। कभी कभी आपको जो न्यूमेरिकल्स देगा वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देता है। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे देता है कि जैसे ये आपका जो फार्मूला है, आपसे कहा जाए कि जो कण आपका गति कर रहा है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी अगर k होती है, आपने पढ़ा हुआ है हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल है, तो v किसके इक्वल हो जाएगा? इसको ट्रांसपोज करोगे, v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2k/m, या v इज इक्वल टू √2k/m। तो किसी भी फार्मूले में आप v के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? 2k/m। जैसे अगर रेडियस ही निकालनी है और आपको एनर्जी गिवन है, आप क्या करोगे? यहाँ पे देखिए, इस फार्मूले में r इज इक्वल टू है mv/qb, तो v के प्लेस पे √2k/m आप पुटअप कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3rd। r इज इक्वल टू m, v के प्लेस पे m/qb, और v के प्लेस पे आप लिख सकते हो √2k/m। ये इधर m है, इसको आप √m इंटू √m लिख सकते हो। एक √m से √m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? r इज इक्वल टू √2km/qb। एक ये भी रेडियस का फार्मूला हो सकता है, वो इक्वेशन 3 था, इसको आप 4 कर सकते हो। किसके टर्म में? अगर आपसे पूछता हो एनर्जी के टर्म में। अगर मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल की वैल्यू q गिवन है और पोटेंशियल दिया है, जैसे आपसे दिया जाए कि एक आवेशित कण है, इतना इसको पोटेंशियल दिया गया है, वो भी आपने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी k होती है इक्वल q इंटू v। यहाँ v पोटेंशियल है, v क्या है? ये आपका पोटेंशियल है, विभवांतर है। तो आप किसी भी फार्मूले में k की जगह पे क्या लिख सकते हो? qv। ये वेलोसिटी वाला v नहीं, ये पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा। आपको कुछ इस पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, तो ज्यादा टफ होगा कि वहां पे आपको चार्ज की वैल्यू दी जाएगी, एनर्जी भी न दे के क्या दे देगा? पोटेंशियल दे देगा। तो जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं आपके, तो वहां पे रेडियस के लिए आपको मास देगा, वेलोसिटी देगा, चार्ज की वैल्यू देगा, आप इससे फाइंड कर लोगे। उससे थोड़ा सा टेक्निकल देगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दे देगा, आप यहाँ से पुटअप कर सकते हो। और अगर वो पोटेंशियल के टर्म में दिया है, तब आप k की जगह पे क्या लिख सकते हो? qv। ये आपने पढ़ा हुआ है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करेगा, तो उसके वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका होगा समांतर घटक, यानी v पैरेलल, ये हो जाएगा v cos थीटा,
और दूसरा होगा इसका लंबवत घटक बी परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा। अब यहां पे जो वो तिरछा प्रवेश करेगा तो जो इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं, जो आपका इसका समांतर घटक है, जो इसका समांतर घटक है वो ऋजुरेखीय पथ पर गति के लिए उत्तरदायी होगा, और जो इसका लंबवत घटक है वो वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए उत्तरदायी होगा। तो परिणाम क्या होता है कि जो आपका आवेशित कण है वो इस तरह के मार्ग पर चलता है, यानी कि वो सर्कुलर ट्रैक पर भी मूव करता है, वृत्ताकार मार्ग पर भी चलता है, और वो ऊपर की ओर भी गतिमान होता है। ठीक है, तो यहां पे तब आपका जो यहां से त्रिज्या होगी r, क्योंकि वृत्तीय मार्ग के लिए सिर्फ इसका लंबवत घटक उत्तरदायी होता है, तो हम r की वैल्यू क्या लिखते हैं, mv परपेंडिकुलर, यहाँ पे साइन लगा लेते हैं, साइन थीटा अपान क्यू बी। और आप आगे पढ़ोगे, एक वर्ड आपको मिलता है पिच। पिच किसको कहते हैं कि सर्कुलर ट्रैक पर मूव करने के लिए एक चक्कर ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव किया तो जितनी दूरी ये चला जाए वो कहलाएगा इसका पिच। पिच क्या होता है, जैसे अगर ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है तो एक चक्कर पूरा करने में ये कुछ दूरी भी तो तय कर रहा है सरल रेखा में, तो जितनी दूरी ये तय करेगा इसी दूरी को ही क्या कहते हैं, पिच। अच्छा, पिच चूंकि ये दूरी है तो दूरी किसके बराबर होता है, चाल गुणे समय। और यहाँ इसके लिए उत्तरदायी कौन है, v cos थीटा, जो ये ऋजुरेखीय पथ पर गति कर रहा है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है आपका, v cos थीटा। तो पिच के लिए हम इसका जो कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट ले लेते हैं, v cos थीटा, और इसके पहले आपने टाइम निकाला हुआ है। ठीक है, टाइम किसके इक्वल था, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो पिच किसके इक्वल हो गया आपका, पिच हो गया 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी।